दोस्तों, आजकल भारत और चीन के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। आए दिन बॉर्डर से हिंसा की खबरों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बारे में हम पिछली वीडियो में बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सीमा पर बढ़ रहे तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण हम धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 1962 के भारत चीन युद्ध की यादें ताज़ा हो जाती है और वो यादें हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। 1962 के भारत चीन युद्ध को डिटेल में समझने के लिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज के पहले पार्ट के वीडियो में हम युद्ध पूर्व परिस्थिति के बारे में जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम प्रत्यक्ष युद्ध और उसके परिणामों के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब उसके 2 ही साल बाद सन 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता की कमान संभालती है। माओ त्से तुंग और झाओ एन लाई के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करती है। शुरुआत में अमेरिका सहित दुनिया के बहुतांश देश चीन का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन भारत एकमेव ऐसा लोकतांत्रिक देश था जो चीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हुए चीन के साथ अच्छे ताल्लुक रखने की पुरजोर कोशिश करता है। सन 1950 में चीन अपने विस्तार नीति को अपनाते हुए तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। तिब्बत में उस समय दलाई लामा अपनी अलग सरकार चला रहे थे। वे तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक लीडर थे। चीन दलाई लामा के उस सेमी ऑटोनोमस सरकार को दबाने के लिए अपनी आर्मी तिब्बत भेजता है। चीन की इस विस्तार नीति पर दुनिया के कई देश अपनी आपत्ति जताते हैं, लेकिन भारत की नेहरू सरकार इस विषय पे तटस्थ रहते हुए दलाई लामा को सहयोग करने में अपनी असमर्थता जताते हैं। इसके उपरांत पंडित नेहरू भारतीय संसद में तिब्बत चीन का ही ऐतिहासिक हिस्सा होने की बात रखते हुए एक तरह से चीन को समर्थन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चीन और भारत के बीच मध्यस्थ भूमिका में रहने वाला तिब्बत नक्शे से गायब होते हुए चीन सीधा भारत के साथ अपनी लंबी चौड़ी सीमा साझा करने लगता है। इसे आप दूरदर्शिता का अभाव कहें या नेहरू जी के डिप्लोमेसी का हिस्सा कहें, लेकिन चीन के समर्थन की भूमिका के दुष्परिणाम नेहरू समेत समस्त भारतीयों को आने वाले समय में भुगतने पड़ते हैं। भारत और चीन की दोस्ती को एक नया आयाम देने के लिए सन 1954 में दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता होता है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता को मानते हुए कभी एक दूसरे पर हमला न करने की कसम खाते हैं। इन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोनों देशों में प्रचलित हो जाता है। शायद इसी वजह से भारत कभी भी अपनी नॉर्थ ईस्ट सीमा को लेकर उतना सजग हुआ ही नहीं जितना उसे होना चाहिए था। भारत और चीन के मीठे संबंधों के दिखावे के बीच सन 1956 में चीन भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन में तिब्बत और शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली हाईवे 219 का निर्माण कार्य शुरू कर देता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र अक्साई चीन में आबादी नाममात्र होने के कारण इस प्रांत में चल रही चीनी गतिविधियों पर भारत सरकार की नजर ना के बराबर थी और इसी वजह से सन 1956 से लेकर सन 1959 में सड़क पूरी तरह से तैयार होने तक भारत सरकार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। किसी चाइनीज वर्तमान पत्र में सड़क निर्माण की यह खबर छपते हुए अक्साई चीन क्षेत्र को चीनी नक्शे में दिखाया जाता है। तब जाके पहली बार नेहरू सरकार को चीन की दगाबाजी और मंशा का पता चलता है। उस समय तिब्बत में और एक घटना घटती है। तिब्बत के लोग दलाई लामा के नेतृत्व में चीनी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन चीनी सेना बड़ी बेरहमी से तिब्बती लोगों पर अन्याय अत्याचार करते हुए उनके संग्राम को दबा देती है। नतीजन दलाई लामा अपने लाखों समर्थकों के साथ भारत आ गए। इसी बीच सन 1960 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत को वीटो पावर ऑफर हुई। वीटो पावर यूएन सदस्य देश का विशेष अधिकार होता है। एशिया से यह सदस्यता किसी एक राष्ट्र को मिलनी थी, जबकि चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के कारण बाकी देश चीन की यूएन सदस्यता के खिलाफ थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यहीं पर अपने दूरदर्शिता के अभाव का और एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने इस वीटो पावर को ठुकरा दिया, जिस कारण चीन को यूएन की सदस्यता मिल गई। वीटो पावर को ठुकराना नेहरू जी के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी वीटो पावर के दम पर चीन आज यूएन में पाकिस्तान का हमारे खिलाफ साथ दे रहा है। सन 1959 से लेकर ही भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र पर तनाव बढ़ रहा था।
दोनों तरफ से पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों के बीच हिंसक घटनाएं बढ़ रही थी। ऐसे में तनाव को कम करने के लिए और भारत और चीन के संबंधों को सुधारने के लिए सन 1960 में चीनी प्रेसिडेंट झाउ एन लाई भारत दौरे पर आए। उन्होंने नेहरू जी के सामने मैकमोहन लाइन की सीमा और अक्साई चीन के क्षेत्र पर चीनी कब्जे की स्थिति को यथावह रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है, यह कहते हुए नेहरू जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब भारत और चीन के बीच युद्ध होना लगभग तय ही हो गया था। दोनों तरफ से सीमाओं पर सैन्य दल बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पंतप्रधान नेहरू को सजेस्ट किया कि सीमावर्ती क्षेत्र पर हमें सेना की आवाजाही बढ़ानी पड़ेगी। हमारे इलाके पर अपना दावा स्थापित करने के लिए सैन्य चौकियां बनानी पड़ेगी। इस बात को मानते हुए सन 1960 में नेहरू जी फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करवाते हैं, जिसके तहत भारतीय सेना अक्साई चीन के सुदूर क्षेत्र तक अपने सैन्य चौकियां बनाती है। कई जगहों पर तो मैकमोहन लाइन के ऊपर की तरफ भी भारतीय दल अपनी सैन्य चौकियां बना देता है और भारत की यही फॉरवर्ड पॉलिसी तात्कालिक वजह बन जाती है 1962 के भारत चीन युद्ध की। चीन अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहता है कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपने सैन्य दल को तिब्बत में लाकर तिब्बत को चीन से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत पर हम सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं और 1962 के अक्टूबर महीने में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से शुरू हो जाता है 1962 का भारत चीन युद्ध। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे प्रत्यक्ष युद्ध में घटी घटनाओं को और उसके परिणामों को। तो दोस्तों, स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड के बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।